What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए जो लास्ट लेक्चर्स थे हमने उनमें देखा किस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, क्या क्या उसके प्रोविजन होते हैं, किन किन कंडीशन में उसको लगा सकते हैं, कब उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद में फिर हमने उससे अगले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी आप लोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी उसको बोलते हैं, गवर्नर रूल भी उसको बोलते हैं। वो सारी बातें देखी हमने लास्ट लेक्चर में। हमने देखा कब इसको लगाया जा सकता है, किस तरीके से कंडीशंस चेंज हो जाती है, सेंटर स्टेट के रिलेशन किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो वो सारी बातें हम लोगों ने इस इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी देखी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, ये वाला लेक्चर जो हमारा है, ये रहेगा कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस तरीके से किसी कंट्री में लगाई जा सकती है, क्या उसके प्रोविजन हो सकते हैं, ओके। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कंपेयर भी करके दिखाऊंगा जो अब तक दोनों लेक्चर मैंने लिए हैं उनमें, क्योंकि कंपेयर करने के बाद में जो जो प्रोविजन यहाँ पर हैं उनमें आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जिससे अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अच्छे से सुनिएगा ये लेक्चर, और जिन्होंने अब तक लास्ट वाले दो लेक्चर नहीं सुने उनको भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब कंपेयर करूंगा तो आप लोगों के माइंड में पिछले वाले लेक्चरों के प्रोविजन होने चाहिए, तभी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी और एग्जाम में भी तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ओके। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो इससे रिलेटेड प्रोविजन रखे गए हैं वो रखे गए हैं आर्टिकल 360, ठीक है ना। तो 360 में 360 नंबर आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। अगर यहां पर नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो वहां पर क्या था, 352। प्रेसिडेंट जो रूल था वहां पर था 356 और 65 भी था, तो दोनों मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। और यहां पर क्या है, ये है 360, तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। ये कब होगा, देखिए सारी बातें अब तक जो लास्ट तक हम लोगों ने देखी, सारी बातें प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है। प्रेसिडेंट को पावर देने का मतलब ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में पावर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस तरीके का रूल ले सकती है, इस तरीके का ये डिसीजन ले सकती है कि कहां पे इमरजेंसी लगानी है और क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि एडवाइस जो किया जाता है प्रेसिडेंट को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ओके। इसके अलावा देखिए यहां पर जो कंडीशन होती है, अगर किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि कोई भी टेरिटरी, कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री का थ्रेटन हो जाता है, मतलब इस तरीके से कंडीशन बन जाती है। जिस तरीके की अगर आप लोगों को एग्जांपल दिया जाए आज की डेट में वेनेजुला का, वेनेजुला में जो इन्फ्लेशन हमारे देश में 2 से 6 के बीच में रखा जाता है, और आप लोग जानते हैं कि वो 2 से भी नीचे पहुंच चुका है, हमारा 1.5 आज की डेट में इन्फ्लेशन है। ये वाला इन्फ्लेशन वेनेजुला में 700 के ऊपर पहुंच चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा तो यहां पर अगर चाय का कप भी इनको लेना होगा तो वो भी ये ढंग से नहीं ले पाएंगे, माचिस भी नहीं ले पाएंगे, कहीं पर दूध के पैकेट नहीं खरीद पाएंगे। तो इतनी बुरी कंडीशन बन जाती है, जो पैसा होता है एक तरीके से हाथों में वो बेकार हो जाता है और उनका कोई भी ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस तरीके की कंडीशन होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। जब मार्केट डगमगा जाए बिल्कुल भी, और कुछ भी ऐसी कंडीशन न रहे जिससे कि प्रॉपर वे में काम हो सके, जो डेली यूज के काम होते हैं हमारी इकोनॉमी में वो अच्छे से न हो पाए, तो उस टाइम पर लगाई जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। और आप लोग देख सकते हैं वैसे तो कंडीशन कुछ कुछ हो चुकी थी हमारी कंट्री में भी 1990s में, आप लोगों को पता होगा जब हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये वाले रिफॉर्म लाए गए। जब हमने अपनी इकोनॉमी, इससे पहले हमारी इकोनॉमी को बोला जाता था कि हमारी इकोनॉमी वो है क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर की कंट्री से हमारे ज्यादा संपर्क नहीं थे, हम मैक्सिमम जो व्यापार धंधा करते थे हम अपनी कंट्री में खुद करते थे, और मैक्सिमम जो सामान चीजें रहा करती थी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहा करती थी। मतलब क्या प्रोडक्ट बनना है, कितना कहां पे कितनी सप्लाई होनी है, वो सारी चीजें मैक्सिमम गवर्नमेंट के अंडर में रहा करती थी। पर लेकिन आज की डेट में जो है प्रोविजन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप लोग देख सकें, आज की डेट में गवर्नमेंट ओनली उन चीजों पर फोकस करती है जो कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा, किस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना है। तो इन सब चीजों पे फोकस देती है जिससे कि हमारी सोसाइटी को सुधारा जा सके। बाकी का जो भी बनना है, कंट्री में कितनी गाड़ियां बननी है, पहले यहां तक का था कि गाड़ियां कितनी बननी है ये भी डिसाइड करता था हमारी गवर्नमेंट, लेकिन आज की डेट में ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड है कंप्लीटली। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई की जाएगी। तो कंप्लीट जो मार्केट है आज की डेट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में वर्क कर रही है, और बहुत कम मार्केट का एरिया ऐसा है जहां पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और वो भी इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे, ठीक है। तो इसलिए इसके अंडर में चीजें रखी गई हैं। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट आर्टिकल में भी बताई थी, जो हमने लास्ट वाला लेक्चर डिस्कस किया था, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तो दोनों में हमने दो बातें देखी थी। एक तो ये वाला 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया कि इमरजेंसी अगर कहीं पर लगा जा रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा।
उस पर जुडिशरी कोई भी पॉइंट नहीं उठाएगी, कोई भी फिंगर मार्क नहीं लगाएगी, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगी अगर कहीं पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। कुछ ऐसी कंडीशन हम लोगों को नेशनल इमरजेंसी और गवर्नर रूल में या प्रेसिडेंट रूल में भी देखने को मिली थी। वहां पे भी इसी तरीके की बातें हमारे सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखने की, या कोई भी कोर्ट है कंट्री का, उसको बाहर रखने का काम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के 38 अमेंडमेंट के तहत। पर लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को याद रखना है, जो भी गड़बड़ पास्ट में की गई थी वो सारी गड़बड़ सुधारी गई थी इस अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आया था जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, मोरारजी देसाई उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे। सब कुछ बातें लास्ट आर्टिकल में बता चुका हूं जब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 1978 में ये आया, तो यहां पर फिर बात बोली दी गई कि जुडिशियल रिव्यू यहां पर होगा। ओके, तो वो चीजें चेंज कर दी गई। जो 38 अमेंडमेंट जो आया था जिसके तहत बातें बोली गई थी, वो सारी डायमेंशंस यहां पे चेंज कर दी और कंप्लीटली बातें बोली गई कि ये ऐसा यहां पर होगा। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, अगर नॉर्मली याद रखिएगा इसको, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि क्या क्या गड़बड़ी हुई थी इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, तो जब सही करने की बात आई होगी कि कोई भी अगर प्रोविजन जो सही करने की बात आई है, तो जहां भी सही करने की बात आई है वहां पे आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है। ओके, 44th में याद रखना है कि जो भी खराब चीजें थी वो सारी बराबर कर दी इन्होंने, 4 मिलकर ऐसे, मतलब कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। तो सारी चीजें इक्वल कर डाली, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी की उसके हिसाब से वर्क कर दिया यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब यहां पर भी प्रोविजन है, मैं आप लोगों को कंपेयर करके थोड़ा बताऊंगा, तीनों के बताऊंगा। देखिए ये वाला प्रोविजन जो था कि कहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है और कितना ड्यूरेशन है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी में हम लोगों ने देखा था पहले वहां पे भी 2 महीने था, 2 महीने के अंदर अप्रूवल करवाना था, पर लेकिन फिर उसको चेंज करके 1 महीना कर दिया गया। ठीक है, ये तो बात हम लोगों ने देखी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें चेंज किया गया? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 2 महीने को चेंज करके 1 महीना कर दिया गया, पर लेकिन कंडीशन क्या रख दी गई नेशनल इमरजेंसी के लिए? हर 6 महीने पर पार्लियामेंट के द्वारा पास कराना पड़ेगा अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है आगे 6 महीने तक, और मैक्सिमम ये 6 महीने का पीरियड रहेगा। 6 महीने के बाद फिर से इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 महीने करके आप इसको इनफाइनाइट पीरियड तक बढ़ा सकते हैं। ये बात थी नेशनल इमरजेंसी के तहत। गवर्नर रूल के तहत क्या बात थी? गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल के तहत बात यह थी कि अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो मैक्सिमम 3 साल बोला गया था, फिर उसको घटा के 1 साल कर दिया गया था। ठीक है, तो वहां पर जो अप्रूवल था वहां पर भी 6 महीने का अप्रूवल था, पर मैक्सिमम कंडीशन आप लोग याद रख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? यहां पर इनफाइनाइट पीरियड तक इसको चला सकते हैं, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कितने लंबे समय तक इसको चला सकते हैं एक बार लगाने के बाद में। और कंडीशन क्या है? यहां पर 6 महीने वाला भी फंडा नहीं है। ठीक है, जो 6 महीने वाला अप्रूवल पहले वाली में हो रहा था वो वाला फंडा भी यहां पर नहीं लग रहा है जो दूसरे वाली में भी हो रहा था। पहले वाली में क्या था? यहां पर टाइम लिमिट नहीं था, यहां पर भी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बस यहां पर 6 महीने की बात रख दी गई थी कि 6 महीने में फिर से इसको पार्लियामेंट से पास कराना है। तो ये थोड़े से इनमें आप लोगों को डिफरेंस है जो समझ में रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। इसके अलावा क्या बात बोली गई है? बाकी तो सभी प्रोविजन ऊपर वाले हैं जो पास्ट में हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा क्या बात बोली गई है? सबसे पहले तो यही बात है कि नो मैक्सिमम पीरियड, तो कुछ भी मैक्सिमम पीरियड डिफाइन नहीं किया। जब तक आप लोगों को लगता है कंडीशन किसी कंट्री में अगर लगा दी गई है, मान लीजिए अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर हमारी कंट्री में 1990s में लग जाती, देखिए सबसे अच्छी बात यह है फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में आज तक इसको नहीं लगाया गया है। अगर लग जाती तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं था, जब तक इकोनॉमी की हालत सही नहीं हो जाती तब तक हम इसको नहीं हटाते। ठीक है, तो कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है। इसके अलावा रिपीटेडली जो अप्रूवल लेने की जरूरत थी पास्ट वाली 2 इमरजेंसियों में, वो यहां पर वो भी लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तीसरी बात, एक बार जब इसको पास करा लिया जाता है तो ओनली सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा क्या बात है? प्रेसिडेंट इसको किसी भी टाइम हटा सकता है, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, पर यह बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट हटवाता है यहां पर पार्लियामेंट में भी जाने की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट में जाके पास करा के आओ कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कंट्री की सही हो गई है, अभी इमरजेंसी आप हटा दो। तो पार्लियामेंट में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे जो आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी लेके आएंगे। आगे क्या बात बोली जा रही है? देखिए कहां पर इसके इफेक्ट पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि स्टेट या फिर कोई भी कंट्री का पार्ट है उसकी सारी ऑटोनॉमी छिन जाती है। जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा जब जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात की गई तो सारे स्टेट के सामने यही बात आ रही थी, सारे स्टेट ये बोल रहे थे कि हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छिन रही है। ठीक है, तो सारे स्टेटों इसी बात पर ब्लेम किया जा रहा था सेंटर को। तो यहां पर कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीन ली जाती है। सबकी सैलरी एक तरीके से, चाहे कोई सी भी क्लास हो, यहाँ पर ऑल क्लासेस, चाहे ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो या डी ग्रेड हो, अगर कोई भी सर्व करते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री को ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, कंट्री को लेंगे यहाँ पर, तो कहीं पे भी सर्व कर रहे हैं तो उनकी सबकी सैलरी
रिड्यूस कर दी जा सकती है या फिर रोकी जा सकती है। ओके, इसके अलावा जो मनी बिल है, जो मनी से रिलेटेड मैटर है या फिर फाइनेंशियल बिल है, उसको भी पास करने से रोका जा सकता है या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ले जाया जा सकता है किसी भी स्टेट का। ठीक है, तो सारे पावर यहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। इसके अलावा रिड्यूस कर दी जाती है सैलरी और द पर्सन और यूनियन टेरिटरीज, जो जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, उनकी भी सैलरी घटा दी जाती है। तो जजों को भी नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पर। तो माइंड में ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जजों को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, कोई रियायतें बढ़ती जाएंगी जजों के साथ में। ओके, तो ऑल कंट्रोल जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं स्टेट के, वो सेंटर के हाथ में चले जाते हैं। इसके अलावा यहां पर इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुआ है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब ये बात रखी जा रही थी तब इसका क्रिटिसिज्म किया गया था। तो नाम जो है इनका क्रिटिसिज्म करने वाले का ये है HN कंजरू। तो इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया था। इन्होंने बोला था कि ये तो इमरजेंसी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट की, वो खत्म कर देगी बिल्कुल। स्टेट के हाथ में तो कोई भी पावर नहीं बचेगी, यहाँ पर स्टेट तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, स्टेट तो कंगाल हो जाएंगे, तो कटोरा लेके सड़कों पर आ जाएंगे स्टेट तो, अगर इस तरीके से आप लोग करके चलेंगे। ये बातें इनके द्वारा वहां पर बोली गई। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाली एक ऐसी इमरजेंसी है जो कि आज तक यूज नहीं हुई है, वरना जो पहले वाली थी नेशनल इमरजेंसी वो 3 बार यूज हो चुकी है। ठीक है, तीनों बार कौन कौन से बार यूज हो चुकी है याद है? कुछ भूल गए हो तो उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, याद दिला देता हूं। तो स्टेट इमरजेंसी तो आप लोगों को पता ही है कितनी बार लग चुकी है, उसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं बोलने वाली है, वहां पे तो उसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, इतनी बार लगा चुके हैं हम, इंजॉय कर रहे हैं उस दिनों से जिस दिन से वो प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे थे कि 1991 में जो क्राइसिस आया था उस टाइम पर लगाने की बात चल रही थी कि हो सकता है कि कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए। पर फॉर्चुनेटली लकली आप लोग बोल सकते हैं कि वहां पर उस टाइम पर नहीं लगाई और हमारी कंट्री पर यह धब्बा लगने से बच गया और हम कंडीशन से उबर कर बाहर आ गए। तो ये काफी अच्छी बात थी उस टाइम पर अगर देखा जाए तो, हमारी कंट्री के लिए और हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी। इसके अलावा और भी कुछ एरिया ऐसे है जहां पर क्रिटिसिज्म इसका किया गया है कि ये बोले कि ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जो संघवाद का ढांचा था, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, कंप्लीट एक लेक्चर लिया था मैंने इसके ऊपर। तो वो संघवाद का जो ढांचा था आप तो उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये बात बोली गई। ठीक है, तो आप तो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे और स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सारी पावर यहां पर छीन ली जाएगी और सारी पावर यूनियन के हाथ में आ जाएगी। प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बोला गया यहाँ पर कि प्रेसिडेंट तो डिक्टेटर बन गया एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर, क्योंकि सारी पावर इन्वेस्टेड हो गई प्रेसिडेंट में और प्रेसिडेंट जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो मैंने अभी डिस्कस की थी वो स्टेट की खत्म हो गई। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन होगा जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सैलरी नहीं मिल रही है, तो इस तरीके के जो राइट्स हैं वो सारों का यहाँ पर हनन हो रहा है। एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक फंक्शन होता है, जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही हिल जाएगा यहाँ से। यहाँ तक भी बात बोली गई कि अगर इस तरीके की इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये भी बातें सब क्रिटिसिज्म में आई गई, जिससे कि पता चल सके आप लोगों को क्रिटिसिज्म भी होता है जब जब इस तरह की कंडीशन आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, वहां पे भी बातें रखी गई थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे मैटर जो है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके तब आगे फॉरवर्ड किए गए थे, आंख बंद करके कुछ नहीं बनाया गया वहां पर। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सारी चीजें देखी गई, समझी गई, उसके बाद में इंप्लीमेंट की गई। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहता है, इस बात में आप लोगों को क्लैरिटी आनी चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन जो है और प्रेसिडेंट रूल के जो प्रोविजन है, तो लास्ट वाले जो 2 लेक्चर हैं उनका भी आप लोगों को यहाँ पर जिस्ट मिलने जा रहा है, जिससे कि माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो ये होता है आर्टिकल 352 के अंदर और ये होता है आर्टिकल 356 के अंदर। तो यहाँ पर बात जो बोली जा रही है, ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो 3 ग्राउंड पे यहाँ पर बोला गया था, या तो वार है, या एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रिवेलियन है। ठीक है, जिसको पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको चेंज किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही थी यहाँ पर कि ये चीजें हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही है स्टेट, तो उस टाइम पर इसको यहाँ पर लगाया जा सकता है। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन से, कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो नोट ए कनेक्शन। तो आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है यहाँ पर। ठीक है, कभी कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन काइंड ऑफ चीजें हो जाए हमारी कंट्री में, तो प्रेसिडेंट रूल वहां पर कभी भी नहीं लगता है। सेकंड पार्शन में क्या बोला गया है, इस वाले में जो फंक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव के, स्टेट और लेजिस्लेचर के, वो उसी तरीके से वर्क करता रहेगा। ठीक है, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन के और कुछ फंक्शन होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं वो थोड़े बहुत फंक्शन होते हैं, खासकर कॉन्करेंट जो पावर होती है वो सेंटर के हाथ में आती है। बाकी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से वर्क करती रहती है। यहां पर गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और सारी पावर जो आ जाती है वो गवर्नर आप लोग बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट के हाथ में बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, सारा जो काम होता है यहां पर बिल्कुल खत्म कर दी जाती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए इसका यूज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, तो स्टेट की गवर्नमेंट को
खत्म करने के लिए इसका इसका यूज किया गया था। आप लोगों ने देखा है जब इमरजेंसी खत्म हो गई 1977 में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 9 स्टेट थे जिनमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आते ही उनको खारिज कर दिया। फिर 3 साल बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, तो फिर 9 के 9 स्टेटों में जहां पर दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी उनको खत्म कर दिया। तो ये सारी बातें की गई हैं पास्ट में अच्छे से। तो यहां पर इसका बहुत गलत यूज हुआ है 356 आर्टिकल का पास्ट में, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ओके, यहां पर क्या है, देखिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, पर वो उसी तरीके से डेलीगेट नहीं होगा सेम एज अदर बॉडी टू द ऑथोरिटी। तो वो लॉ बना सकती है पर फिर भी उतना इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से नॉर्मल जो लॉ रहते हैं। देखिए यहां पर नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया है कंट्री का, ठीक है, तो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है वो, तो इसलिए जो उस तरीके के मैटर होते हैं उस पर वर्क कर सकती है। पर लेकिन यहां पर तो कंप्लीट जो लॉ होते हैं वो बनाए जाते हैं और प्रेसिडेंट एक्ट उनको बोला जाता है। यहां पर कंप्लीट पावर यहां पर हाथ में आ जाती है उसके सेंटर के। ओके, इसके अलावा देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड, यहां पर कोई मैक्सिमम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है, पर हर 6 महीने के बाद में उसको पास कराया जाएगा पार्लियामेंट से। पर लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मैक्सिमम पीरियड भी 3 साल डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, और मैक्सिमम 1 ईयर तक बढ़ाना है। वो कंडीशन मैंने आप लोगों को लास्ट आर्टिकल में बताई थी कि कब उसको बढ़ाया जा सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो 6-6 महीने के जो मैंने आप लोगों को वहां पर बताई थी वो सारी लास्ट वाले लेक्चर में, वो चीजें आप लोगों को यहां पर क्लियरिटी में आनी चाहिए। तो जब भी इसको खत्म किया जाता है फिर से जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होती है स्टेट गवर्नमेंट की वही चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुरानी बनी हुई है वही बनी हुई है या फिर इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। अगर झूठा साबित हो गया, मैंने आप लोगों को गवर्नर के बारे में बात बताई थी, अगर गवर्नर झूठा साबित हो गया कि गलत तरीके से लगाया है तो कोर्ट उसको रिस्टोर कर देगा जो लास्ट वाली गवर्नमेंट वहां पर वर्क कर रही थी। तो ये बात बोली गई थी। यहां जो होता है अंडर दिस द रिलेशनशिप ऑफ द सेंटर विद द ऑल स्टेट, तो यहां पर मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब आप लोगों को पता है किस तरीके से यहां पर चेंज होती है कंडीशन, सारे स्टेटों की जो पावर होती है वो सेंटर के हाथ में आ जाती है। पर यहां पर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात होती है, मध्य प्रदेश में लगा दिया, उत्तर प्रदेश में लगा दिया, या फिर महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, तो इस तरीके से यहां पर पर्टिकुलर स्टेट पर इंपैक्ट डालता है, ना कि कंप्लीट कंट्री पर इंपैक्ट डालता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो पास की जाती है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास की जाती है, पर ये सिंपल मेजोरिटी यूज करते हैं इसमें। यहाँ पर फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट को इफेक्ट किया जाता है ओनली। ओके, लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर सकती है इसको रिवोकेशन के लिए, ठीक है ना, पर ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको प्रेसिडेंट आराम से अपने आप ही कर सकता है, इसमें लोकसभा की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी के लिए, जिससे कि क्वेश्चन में आप लोग गलती न करें और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी बनी रहे लेकर किसी भी प्रोविजन को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए आप लोगों को अब ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ में डाल दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो जहां से भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चीज़ों को शेयर भी कर दिया कीजिए, जिससे आप लोगों को पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, और कमेंट भी किया कीजिए उसके बाद में, जिससे कि चीज़ों को सुधार सकूं मैं, ठीक है। तो आसपास पानी को सेव कीजिए और पेड़ों को भी सेव कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और जो मैंने क्वेश्चंस की बात की थी उसके लिए आपके लिए एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो जाएंगे, जिससे कि अच्छे से कई सारे प्रोविजन डिस्कस कर सकूं, आगे के जो पीछे के चैप्टर लिए गए हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन डाल सकूं। तो एक कंप्लीट वीडियो में क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चन लगाने से, प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है। तो कोशिश किया कीजिए, प्रैक्टिस कर लिया कीजिए जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए अच्छे से। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।